जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे गुप्त साम्राज्य, है ना। प्राचीन इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य है दोस्तों, गुप्त साम्राज्य। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल से जानेंगे। यहाँ से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम को गवाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से एक गुजारिश है कि अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक अभी मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद आपको, है ना, लाइक करना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य के बारे में डिटेल्स हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, मौर्य काल के पतन के बाद दीर्घ काल तक भारतवर्ष एक शासन के अंतर्गत नहीं आ सका था। इस कमी को दूर करने के लिए गुप्त शासक ने पूरा तरह से पूरा किया और लगभग संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक क्षेत्र के अधीन कर आर्थिक, सामाजिक और साहित्यिक क्षेत्र में उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग काल किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। ये सारा पॉइंट आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे कि गुप्त शासनकाल में यानी गुप्त साम्राज्य में कौन कौन शासक हुए हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो गुप्त शासक है दोस्तों, वो है श्रीगुप्त, जिसका कार्यकाल है 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे कुछ पॉइंट्स है जो कि याद रखना पड़ेगा। प्रभावती गुप्ता के एक अभिलेख है, पत्राभिलेख, जिसका नाम है पूना ताम्र पत्राभिलेख। इसमें श्रीगुप्त को आदिराज की संज्ञा दी गई है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आदि राज का उपाधि किसे दिया गया था? तो श्रीगुप्त को दिया गया था। ऐसा कहाँ लिखा गया है? तो पूना ताम्र पत्राभिलेख में है। और ये किसका है? प्रभावती गुप्ता का ये अभिलेख है। अब देखिए, गुप्त वंशावली के स्रोत, जैसे समुद्रगुप्त का उल्लेख जो होता है वो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसके लेखक है हरिसेन, इसमें वर्णित है समुद्रगुप्त के बारे में। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। कुमारगुप्त का चर्चा जो है विल्सड स्तंभ लेख से मिलता है। कुमारगुप्त जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया, इसका उल्लेख विल्सड स्तंभ लेख में मिलता है। स्कंदगुप्त की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। ये तीनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए, यहाँ पे अगला जो शासक आता है घटोत्कच गुप्त, जिसका शासनकाल 280 से 319 ईस्वी में। यह श्रीगुप्त का दोस्तों पुत्र था और उत्तराधिकारी था। बस इतना ही इसके बारे में जानना है, उतना महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण ये भी है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध यानी गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, ठीक है। चलिए फिर अब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ पे देख लीजिए, इसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है, ठीक है। उसने यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जिससे उसकी सत्ता को बल मिला। तो चंद्रगुप्त प्रथम का जो है शादी किससे होता है? तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी होता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुआ समुद्रगुप्त। इसका शासनकाल 335 से 380 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे ये और उत्तराधिकारी। समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का अपार मात्रा में विस्तार किया, ठीक है। आगे और देखते हैं इसके बारे में। समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख यानी इलाहाबाद अभिलेख से इसका जानकारी मिलता है। गुप्त शासक द्वारा ग्रहण उपाधियाँ, है ना, यानी गुप्त शासक के द्वारा ग्रहण किए गए उपाधि कुछ है। जैसे श्रीगुप्त को क्या कहा जाता है? तो आदिराज कहा जाता है। घटोत्कच को कहा जाता है महाराज। चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है महाराज धीराज कहा जाता है, ठीक है। समुद्रगुप्त को पराक्रमांक कहा जाता है। समुद्रगुप्त को पराक्रमांक कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य या विक्रमांक कहा जाता है। कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य या शक्रादित्य कहा जाता है।
स्कंदगुप्त को क्रमादित्य कहा जाता है। ये सारा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पे हरिसेन शांति एवं युद्ध का मंत्री था, इसीलिए इसको संधि विग्राहक भी कहा जाता था। किसे? हरिसेन को। ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। चलिए फिर आगे देखते हैं। अभिलेख में समुद्रगुप्त को तत्पादी परिगृहित कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध है। उन्हें समरसतः कहा गया, जिसका अर्थ है 100 युद्धों का विजेता। इसलिए डॉक्टर V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा है? तो V.A. स्मिथ ने कहा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बनेगा कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ यानी दक्षिणी भारत के 12 राजाओं को हराया था और आर्यावर्त मतलब उत्तरी भारत में 9 राजाओं को हराया था। समुद्रगुप्त ने वन प्रदेश के सभी राजाओं यानी अटाविक को परिचारक बनाया था। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखेंगे। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने विजय से निवृत्त होने पर अश्वमेध यज्ञ करवाया था। चलिए फिर आगे देखते हैं अगला पॉइंट। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी दत्त देवी का वर्णन मिलता है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है, क्योंकि कई कविताओं का ये रचना भी किया था। समुद्रगुप्त को कई सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। तो ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से बनेगा। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से गया में बौद्ध मंदिर बनाने के लिए अनुमति मांगी थी। मांगने के लिए एक दूत भेजा और अनुमति मिल भी गया था। किसको? मेघवर्मन को। उसके काल में 6 प्रकार के स्वर्ण मुद्राएं मिली थी। कौन कौन? गरुड़, अश्वमेघ, धनुधर, व्याघ्रहंता, परशु, विनाशारण। उसके बाद अगर हम देखें तो समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ पराक्रमांक की उपाधि धारण की थी। आगे आते हैं रामगुप्त, जो कि उतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त शासक बना, जो एक कमजोर राजा था। विशाख दत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक के लेखक विशाख दत्त है। इसके अनुसार रामगुप्त शकों के साथ युद्ध में बुरी तरह से पराजित हुआ। शक राजा उसकी पत्नी ध्रुव देवी को प्राप्त करना चाहता था। रामगुप्त ने अपनी पत्नी को शक शासक को देने का फैसला भी कर लिया, लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी उसका छोटा भाई को यह बात अच्छा नहीं लगा। उसने स्त्री वेश धारण करके शक राजा को खात्मा कर देता है। बाद में उसने रामगुप्त की भी हत्या कर देता है और उससे शादी भी कर लेता है ध्रुव देवी से, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसकी चर्चा जो है राजशेखर के काव्य मीमांसा। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा। राजशेखर के द्वारा लिखित पुस्तक है काव्य मीमांसा में भी इसकी चर्चा है। अब है चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश का जो है सबसे शक्तिशाली शासक था, यही है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त एवं दत्त देवी का पुत्र था। उसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर पहुंच गया था, है ना। उसके बाद है इसे सांची के अभिलेख में देवराज, प्रवरसेन के अभिलेख में देवगुप्त, प्रवरसन के अभिलेख में इसे क्या कहा जाता है? देवगुप्त। और सांची के अभिलेख में देवराज कहा जाता है। मेहरौली स्तंभ लेख में राजा चंद का वर्णन मिलता है। राजा चंद का वर्णन, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से ही की गई है। उसके बाद आगे देखते हैं। उसने वैवाहिक संबंध एवं विजय दोनों के सहारे अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाई। उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से करवाया था, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी बेटी प्रभावती की शादी जो है वकाटक के शासक रुद्रसेन द्वितीय से करवाया। उसके मरने के बाद उसका नाबालिग पुत्र उसका उत्तराधिकारी बन गया। इस प्रकार प्रभावती स्वयं वास्तविक शासिका हुई। वकाटक की सहायता से चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया। इस उपलक्ष्य में उसने चांदी का सिक्का चलाया था, है ना। यानी शकों को हराने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी के सिक्के चलाए थे। इस विजय के बाद उसने साकारी कहा गया और विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण कर लेते हैं। आगे देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से टॉपिक बनेगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के
उदयगिरी अभिलेख के अनुसार उसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था, है ना। उदयगिरी अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय का उद्देश्य क्या था? पूरे पृथ्वी को जीत लेना। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उसने उज्जैन में दूसरी राजधानी स्थापित की जो कालिदास और अमर सिंह जैसे विद्वान से विभूषित है। चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव था और उसने परम भागवत की उपाधि भी धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही चीनी बौद्ध यात्री फाहयान 399 से 414 ईस्वी भारत आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही फाहयान चीनी यात्री आते हैं। अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यानी दरबार में 9 रत्न रहते थे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 9 रत्न किससे संबंधित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। अब वो 9 रत्न कौन कौन थे? तो कालिदास थे, अमर सिंह थे, शंकु थे, धन्वंतरी, छपनक, बेताल भट्ट, वरुचि, घटपर्क, वरामिहिर थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को अपना दूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था कालिदास को। अब देखिए कुमारगुप्त के बारे में। कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी में मंदसौर अभिलेख से कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल का वर्णन मिलता है। मंदसौर अभिलेख याद रखेंगे। सबसे अधिक अभिलेख 18 कुमारगुप्त प्रथम से ही मिले हैं, यानी 18 अभिलेख जो है कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल से ही मिले हैं। उसके बाद देख लीजिए तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य कहा है ना। तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को जो है शरदकालीन सूर्य कहा गया है। कुमारगुप्त ने व्याघ्र बल पराक्रम, महेंद्रादित्य, अजित महेंद्र, अश्वमेघ महेंद्र आदि उपाधि धारण की थी। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के कार्यकाल में ही की गई थी। वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट, बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। बख्तियार खिलजी, उसका शासनकाल 40 वर्ष का था जिसमें गुप्त साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। अब आगे देखिए स्कंदगुप्त, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, कर्मादित्य की उपाधि धारण की थी। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि गिरनार के शासक चक्रपालित यानी पर्णदत्त का पुत्र सुदर्शन झिल का जीर्णोद्धार कराया था, है ना। तो स्कंदगुप्त जो है सुदर्शन झिल का भी जीर्णोद्धार करवाया था। स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख हुन्नों का आक्रमण की जानकारी मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ क्वेश्चन बनेगा। तोरमन मिहिर कुल प्रसिद्ध हुन्न राजा था। कहोम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को शक्रोपन तथा जूनागढ़ अभिलेख में श्री परीक्षा कहा गया है। ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट है, स्कंदगुप्त ने प्रशासनिक सुविधा के उद्देश्य से अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया था। और विष्णुगुप्त जो है गुप्त वंश का अंतिम शासक था, है ना। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। तो दोस्तों इस वीडियो में गुप्त वंश के जितने भी शासक हैं उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गुप्तकालीन प्रशासन पद्धति, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक, है ना, सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।